हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध के लक्षण। ठीक ना, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक आबंध के लक्षण। ठीक है, एक एक करके सभी लक्षणों को पढ़ा जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला लक्षण है भौतिक अवस्था। ठीक ना, भौतिक अवस्था क्या होता है? फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो भौतिक अवस्था का मतलब जितने आयनिक यौगिक हैं या जितने वैद्युत संयोजक बंध बनाने वाले यौगिक हैं, ये सभी यौगिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे आया है क्रिस्टलीय ठोस, तो इसका मतलब आप समझेंगे, क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि जहां पे एक निश्चित क्रम होता है ना। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब हुआ कि जिस ठोस में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक ना, तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं या वैद्युत संयोजक बंध बनाने वाले यौगिक होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होते हैं। ठीक ना, देखिए, सामान्यतः आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कि NaCl। अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, देखिए, आयनिक यौगिकों में माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं या आयन व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना, जितने भी आयनिक यौगिक होंगे बच्चों, वो एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में उनके अवयवी कण का मतलब आयन, धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। यदि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की बात करें बच्चों, तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी जिसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं ना, कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक आबंध पाए जाते हैं या वैद्युत संयोजक आबंध पाए जाते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं, इनके आयन आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इनको द्रव अवस्था में बदलने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं इनको द्रव अवस्था में बदलने के लिए हमको बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी इसको गर्म करने के लिए। ठीक ना, तो जैसे ही हम लोग इसके गलनांक और क्वथनांक की बात करें बच्चों, तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक ना, देख लीजिएगा, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं क्योंकि इनमें क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। वही क्रिस्टल जालक का मतलब हुआ कि आयनिक यौगिकों के जो निश्चित क्रम में एक व्यवस्था पाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं तथा इनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अभी हमने बताया कि इनके आयनों के बीच में जो बल कार्य करता है बच्चों, वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक ना, ये बहुत प्रबल बल होता है, जिसके कारण आयन जो होते हैं एक दूसरे से बहुत अत्यधिक बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। तो मजबूती से जुड़े होने का मतलब इनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक ना, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं चालकता की। यदि हम लोग इसके चालकता की बात करें बच्चों, तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, यदि आयनिक यौगिक को ठोस अवस्था में अगर हम लोग देखें, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। आयनिक यौगिक को ठोस अवस्था में अगर हम लोग देखते हैं, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक ना, यदि हमारे पास आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में है, तो उसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो विद्युत का कुचालक होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ठोस अवस्था में उसके कोई भी आयन मुक्त नहीं होंगे, एक दूसरे से बंधे होंगे। ठीक है, तो जब आयन मुक्त नहीं होंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा बच्चों, और आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन अगर वहीं गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में अगर हो,
किस अवस्था में, गलित अवस्था में या फिर विलयन की अवस्था में हो तो उसमें जो आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक ना। वो आयन एक दूसरे के आकर्षण बल से फ्री हो जाते हैं, ठीक ना, इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये गति करते हैं तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। इसका मतलब आवेश का प्रवाह उसमें हो जाता है, और आवेश का प्रवाह होगा तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, सभी आयन एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक ना। इस प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको हम लोग क्या कर देंगे, द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में ला देंगे तो इनके आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और ये आवेश का प्रवाह करेंगे। देखिए तो परंतु विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इस अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि ये द्रव अवस्था में जब होंगे या गलित अवस्था में जब होंगे तो इनमें जो मुक्त आयन पाए जाएंगे वो मुक्त आयन एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे, ले जाने का कार्य करेंगे, यानी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला है विलेयता, सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम लोग तो विलेयता, देखिए अगला है विलेयता। देखिए बच्चों, आयनिक यौगिक ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जैसे जल हमारा क्या है, ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक का मतलब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर हम लोग जल की संरचना की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज जनरेट होगा और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, यानी कि इस पे प्लस और माइनस आवेश उत्पन्न होगा, यानी इसमें दो ध्रुव उत्पन्न होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऐसे यौगिक को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण या फिर ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं। और ध्रुवीय यौगिक में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन जो अध्रुवीय यौगिक होगा उसमें ये घुलनशील नहीं होंगे, ठीक ना। जितने भी आयनिक यौगिक होंगे वो ध्रुवीय यौगिक में घुलनशील होंगे और ध्रुवीय यौगिक में अघुलनशील होंगे, ठीक है। जैसे जल क्या है, ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय यौगिक में आयनिक यौगिक क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक ना। एक यहाँ पे देखिए लिखा गया बच्चों, यदि किसी आयनिक यौगिक की जल योजन ऊर्जा उसके जालक ऊर्जा से अधिक होती है तो वह जल में घुल जाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी यौगिक में जल योजन ऊर्जा की मात्रा उसकी जालक ऊर्जा से अधिक हो तो वो क्या होगा, जल में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं घनत्व। पहले अस्थायित्व की बात कर लेते हैं। देखिए अस्थायित्व की बात किया जाए तो आयनिक यौगिक अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका अस्थायित्व अधिक होता है। अस्थायित्व अधिक होने का कारण होता है बच्चों क्योंकि इनके आयन जो होते हैं ये बहुत अधिक मजबूती के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जब ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे तो इनके बीच अगर अस्थायित्व की बात किया जाए तो ये यौगिक अत्यधिक अस्थायी होंगे, बहुत लंबे समय तक अस्थायित्व को बनाए रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं घनत्व की। आयनिक यौगिक का घनत्व अधिक होता है क्योंकि इनके आयन बहुत पास पास होते हैं। आयनिक यौगिकों की डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है क्योंकि बहुत कम एरिया में बहुत अधिक आयन पाए जाते हैं, ठीक ना। इसके बहुत कम क्षेत्रफल में आयन की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक ना। तो अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक अधिक है तो इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं, देखिए आबंध की प्रकृति, ध्यान देंगे इसको। आयनिक यौगिक अदिशात्मक होते हैं। आयनिक यौगिकों की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक ना। आयनिक यौगिक का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि निश्चित क्रम तो होता है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होती है कि आयन किधर से जाके जुड़ेगा।
बात समझ में आ रहा है। आयनिक यौगिक जो होते हैं अदिशात्मक होते हैं, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, ठीक है, तथा इनके पास कोई निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती है, यानी इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ठीक है। आयनिक यौगिकों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों, अगला है समाकृतिकता ना। जिन आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं ना, धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उन्हें समाकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकृतिक, ठीक ना। तथा इस घटना को समाकृतिकता कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम फ्लोराइड ना, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें बच्चों, आयन में सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन ना, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में समान है। देखिए सोडियम पे 1 प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होगा, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करें तो 1s2 2s2 2p6 होगा। अगर हम लोग ऋण आयन की बात करें तो ऋण आयन इसमें फ्लोरीन होगा F माइनस और इसमें ऑक्सीजन डबल माइनस, तो इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? समान है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा वैद्युत संयोजक आबंध के लक्षण या आयनिक आबंध के लक्षण।